कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड टू द बैंक, राइट। तो अगर आप एक फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करते हो, यानी कि आप एक अकाउंट ओपन करते हो जहाँ पर आप अपना फॉरेन करेंसी रखने वाले हो इन अ बैंक विच इज आउटसाइड इंडिया, इज दैट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? यस, बिकॉज एसेट, बैंक अकाउंट इज अ कैपिटल एसेट, तो हमने एसेट क्रिएट कर ही ली है, सो दैट वे। दूसरा आपने बोला कि एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड, आप कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो बाहर, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ, एसेट क्रिएट हो रही है। कोई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? एफडीआई और एफपीआई में फ़र्क क्या होता है? ये तुमने कर दिया एफडीआई कर देना, डायरेक्ट मतलब हमको पैसा लगा रहे हैं पोर्टफोलियो में किसी के लिए लगा रहे हैं। जैसे ना एक अमाउंट होती है, शायद उनको है कि नहीं, पर आई थिंक अगर आप 10,000 कुछ 10,000 करोड़ थे, नहीं, अच्छा हाँ, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, ठीक है, तो उनके इक्विटी का अगर 10% से कम खरीदोगे ना, एफपीआई माना जाता है, पॉइंट नंबर 1। नहीं वो अलग चीज़ है। एक बंदा इंडिया से अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, दो तरीके होंगे इन्वेस्ट करने के, OPI, आप बाहर इन्वेस्ट करें, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या तो OPI, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब होती है? जब तुम जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो उनकी जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करो उसकी इक्विटी का मोर देन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10% ऑफ इक्विटी, गेटिंग द पॉइंट। और OPI कब होता है? जब इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% ऑफ इक्विटी। ये आपका बेसिक वो हो गया नॉलेज के बेसिस पर कि ऐसा होता है। पर उसके अलावा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यूजुअली आप सिक्योरिटीज़ को काफ़ी टाइम के लिए होल्ड करने के मोटिव से या तो ओनरशिप लेने के मोटिव से इन्वेस्टमेंट करते हो। जब OPI होता है तो यू जस्ट मेकिंग नथिंग बट अ पोर्टफोलियो ऑफ योर्स, सो हियर योर ऑब्जेक्ट इज टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज एंड नॉट होल्ड देम फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ODI, OPI, उसके अलावा अगर कोई कंपनी है, ये जो दोनों ऑप्शंस हैं तुम्हारे ODI और OPI वाले, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए अवेलेबल है। कोई लिस्टेड कंपनी होगी तो वहाँ OPI हो सकता है इफ इन्वेस्टमेंट इज लेस और ऑब्जेक्ट इज ट्रेड। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो ODI हो सकता है। पर अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है, तो अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है तो ऑल बेस ODI, ठीक है। OPI जैसा कुछ आएगा ही नहीं। ये OPI होना नहीं होना, ये सब फलाना ढकना, ये सिर्फ और सिर्फ उन सिक्योरिटीज में अवेलेबल है जो लिस्टेड है। यहाँ तक डाउट है कोई? सबके गलत अटकल है, समझ ही नहीं आया। हाँ ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? चलो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पढ़ो, फर्स्ट डब्बा पढ़ो, तो मुझे पढ़ लिया नहीं, चलिए बाकी है ना। सेकेंड पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। उसके अलावा आप जब बाहर इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से सब होगा, और ओवरसीज एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा। हाँ ठीक है, तो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशंस के हिसाब से तुम्हारा OPI ODI सब होने वाला है। थर्ड पॉइंट इज एक्सटेंडिंग लोन्स इंक्लूडिंग लोन्स इन इंडियन रुपीज टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस हु आर रिलेटिव्स एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो आप अपने रिलेटिव्स को कोई भी तरीके से लोन्स दे रहे हो तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, बैलेंस शीट में इफेक्ट आ रहा है, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी ये वाली तुम्हारी परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, परमिसेबल अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम
स्कीम के हिसाब से ये वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिसिबल हैं। तो लिमिट्स आगे तुम्हें बाइफरकेट कर दी जाएंगी और इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड कि वो इतना होता है अलाउड, इतना नहीं होता अलाउड। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट तुम्हारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पहला डब्बा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैज बीन डिफाइंड टू मीन एनी ट्रांजैक्शन व्हिच ऑल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कोई लायबिलिटी अगर श्योर नहीं है पर हो सकती है अराइज हो जाए तो वो भी क्या, कौन सा पेज पढ़ रहा है? पढ़ाई कर रहा है ऐसे तो कोई अगर इन कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया of person resident outside India and includes the transaction specified in subsection 3 of 6। ठीक है, तो eventually what it means, कोई भी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन हो सकती है जिससे आप बाहर कोई एसेट क्रिएट कर रहे हो, पॉइंट नंबर 1, जिससे आपकी एसेट या लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है, मतलब घट रही है या बढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है। आपने कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी अराइज की। कंटिंजेंट लायबिलिटी किस तरीके से अराइज हो सकती है? कोई गारंटी दे दिया किसी के बिहाफ पर कि अगर वो नहीं बेचे तो मैं कर दूंगा, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई। कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी आपने कर दी आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, या तो मतलब वो गारंटी आपने किसके लिए ली है? इंडिया वाले बंदे के लिए, पर बाहर, समझ आया ना? और उसके अलावा और एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस। बढ़िया, यहाँ तक क्लियर किए। नीचे के जो पैराग्राफ्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आर ट्रांजैक्शन सच एज इंडियन पार्टी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स कैपिटल, सब जगह पर बाहर पर अक्वायर करो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन करो which alters the assets or liabilities including contingent liabilities outside India of person resident in India और assets or liabilities in India of person resident outside India। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है अपने को। नीचे गई तुम्हारे ये एरोज के पहले जितने भी पैराग्राफ हैं सब पर एक रील मार्क करके छोड़ काटना ही और रीड करना। मैं इसके बाद में ऐसे तो नहीं बोलूँगा ना कि मैंने कटवाया था आ गया पेपर में। फिर तो इम्पोर्टेंट नहीं है सच में, क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्थ में तुम नहीं आया, तो मैं मेन समझ में आया। कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सच में है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कैनर्स तुम चेक करो, ये पूछा हुआ है। एक मार्क्स के आ सकते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है, जो भी आ डायरेक्ट सकता क्वेश्चन है, सब आ सकता है इसके अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट केस सब आ सकता है। केस क्या, केस बेस्ड क्या है? बताओ, इनडायरेक्ट है कि कैपिटल है कि कर दिया, इतना इतना रेमिटेंस किया है, इतना ट्रांसफर किया है, बताओ अलाउड है कि नहीं अलाउड, परमिसिबल, सॉरी अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए। तब परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 and 2 to the Foreign Exchange Management Act regulations classify the capital account of a person under the following two heads। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन टू क्लासेस में डिवाइडेड है, वन जहाँ पर क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो रहा है या तो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, वो सेम ट्रांजैक्शंस होंगी पर उल्टा हो रहा होगा। आप बाहर पैसा भेज रहे हो, दूसरा बोलेगा बाहर से पैसा ला रहे हो। आप बाहर फॉरेन सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हो या इंडिया में फॉरेन सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से उन्होंने कई सारी बाइफरकेशंस करी हैं। सी पहला, क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया वाला बंदा बाहर कैसे जाएगा उसके बारे में बताया। तो इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटीज़, आपने बाहर सिक्योरिटीज़ खरीद ली, ये सब क्रिएट कर ली, कोई दुख नहीं आता। सेकेंड, फॉरेन करेंसी लोन्स रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, आपने बाहर से लोन्स उठाए हैं, लोन्स लिए हैं, दिए नहीं हैं, लिए हैं। फॉरेन करेंसी लोन्स रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक आया समझ? फॉरेन करेंसी लोन्स इन इंडिया आ गए, तब भी ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? इंडिया के बंदे ने इंडिया से लोन लिया तो यहाँ पर क्यों आया? फॉरेन करेंसी में लिया। वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मेरे पास बाहर एक घर था, मैंने बेच दिया। फिर
guarantees issued by a person resident in India in favor of a person resident outside India को contingent liability arise होती है यहाँ से, हमने पढ़ रखा है ये चीज़। आपने कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया है एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी और करेंसी नोट्स, आपने पैसा भेजा है बाहर, सिर्फ सामान भेजोगे वो ट्रेडिंग होती है, आप वो करंट अकाउंट में जाती है, हमने देखी थी ट्रेडिंग करंट अकाउंट में जाती है। आपने पैसा भेजा है एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी नोट्स और करेंसी नोट्स, जैसे बाहर पैसा भेजना मतलब बाहर डिपॉजिट किया आपने पैसा या कहीं पर आपने किसी को दिया है या ऐसा सारी चीज़ें आ जाती है। लोन एंड ओवरड्राफ्ट्स लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। बढ़िया, पहले हम लोन रेज कर रहे थे फॉरेन करेंसी में, फिर भले वो इंडिया हो या अब्रॉड हो हमें फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पर हमने बोला लोन या कुछ भी बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और बाहर से हमने लिया है, अब सिर्फ बाहर का बोला है, पर यहाँ पर करेंसी भी बताइए। पढ़ रहे हो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। जी पॉइंट तुम्हारा वो रखा है मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया में आपने कहीं पर बैंक अकाउंट में डॉलर्स रखे हैं, ठीक है, आया समझ? ये एग्जांपल था कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है। हाँ हाँ, एग्जांपल भी हो सकता है। उसके बाद टेकिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया। बाहर आपने इंश्योरेंस लिया है, प्रीमियम्स पे करोगे, वही बात हुई। नेक्स्ट, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। बाहर आपने किसी बंदे को कोई कैपिटल एसेट भेजा है। और लास्टली, अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव इज नथिंग बट सिक्योरिटीज ओनली, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो बाहर आपने सिक्योरिटीज खरीदी है, ये समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा एक क्लास हुआ जहाँ पर उसने बोला कि रेजिडेंट इन इंडिया वाला बंदा क्या कर रहा है। अब इसी का ही ऑलमोस्ट चेक दिया मैंने नीचे दोबारा, और उसमें बोला कि भाई वही सेम चीज़ बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। गेटिंग द पॉइंट? उसी चीज़ का उल्टा किया है, वही ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इंडिया में आ गई, बंदा बाहर चला गया। फर्स्ट में ट्रांजैक्शन बाहर है, बंदा अंदर है, राइट? गिव इट अ रीड फटाफट से, एक दो पॉइंट्स पढ़ो, समझते हैं फिर। रोज तो मैं बोलती हूँ चला लिया करो। स्विच नहीं मिलता, हाँ हाँ हमें क्या पता कौन सा स्विच है। तो मेरे को कौन सा पता, मैं अभी तो ढूंढूंगी। यहाँ पे कोई नहीं है, किचन में भी कोई स्विच नहीं ही नहीं मिल रहा, तो मेरे को बोल देना स्विच नहीं मिल रहा। बाद में वो निकलेगा नीचे से कुछ ऐसा। है। एग्जॉस्ट तो मैं अपने सारा करेक्ट कर दिया। चल ठीक, पढ़ा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अरे ऊपर वाले में ये था कि अगर पर्सन इंडिया का है और वो बाहर ट्रांजैक्शन कर रहा है, नीचे वाले में ये है कि पर्सन आउटसाइड इंडिया है और वो इंडिया में ट्रांजैक्शन कर रहा है। नीचे वाले पढ़े? हाँ सारे सेम है? हाँ। सारे पढ़े? बता रहे नहीं पढ़े, शक्ल पे ऐसे। झूठा। अरे भाई सबसे बड़े मैंने सबसे सब कुछ उल्टा ही बोल दे, बस हाँ। बोलने का कबूल कर लेगा। बोलने ज़माना में देखा पढ़ा, देख तूने भी पढ़ लिया, मैंने मान लिया। बड़ी दिव्य दृष्टि आपके पास। मेरी शक्ल ऐसी रहती है, मैं सच बोलूं झूठ बोलूं। ऐसे था। ठीक नहीं है। पढ़ा था, मेरे को पता है। ये सब पढ़ा है तो अगर अरे कोई नहीं पढ़ा। आगे बढ़ाओ। अच्छा हो गया, पक्का समझ में आया। ये वाला खाली फर्स्ट का सेकंड पॉइंट बता दो। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय इंडियन पर्सन। नहीं नहीं, मतलब ए का 2। ए का 2, अच्छा। फॉर्म में इंडिया के फॉर्म में उनके कैपिटल में जो पैसा डाला है वो पर्सन आउटसाइड इंडिया है।
अब लोग पढ़ने वाला भी तो एक पेज करेंगे ना. ड्यूटी ऑफ पर्सन्स टू रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज. अब इसका क्या मतलब क्या हुआ कि यार देखो मैंने बाहर नेक्स्ट पेज, बाहर अगर मैंने कोई पैसा कमाया है, ठीक है, तो कमा लिया ना. पर्पस गवर्नमेंट का क्या है कि वो पैसा भारत में आए, उनको तो वो पैसा चाहिए, राइट. तो सिर्फ कमा बाहर रखे जा रहे हैं, उनको कोई फायदा ही नहीं हो रहा, उनको वो भी नहीं अच्छा लगता. तो जिन्होंने बोला आप एज अ भारतीय नागरिक आपका एक कर्तव्य बनता है कि जो भी आप बाहर कमाएंगे वो इंडिया में आए, ठीक है. तो दिस इज योर ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज ड्यू. पहली बात तो ये कि आपका जो भी पैसा होगा वो इंडिया में लाना है. किस तरीके से, वो मैनर में दिया है, मैनर ऑफ रिपैट्रिएशन की लाना कैसे है. तो फर्स्ट पैराग्राफ तुम्हारा ड्यूटी वाला है वो पढ़ रही हूँ. अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू any amount of foreign exchange is due or has accrued shall save as otherwise provided under the provisions of the act or the rules, regulations, whatever. Third line, take reasonable steps to realize and repatriate to India such foreign exchange and shall in no case do or refrain from doing anything to refrain from taking any action which has the effect of securing that the receipt by him of the whole or part of that foreign exchange is delayed. मतलब आपको इंडिया में पहली बात तो लाना है, टाइम से लेकर आओगे, सारे रीजनेबल स्टेप्स लोगे जिससे पैसा इंडिया में आ जाए. ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे आना डिले हो जाए. और लास्टली कुछ ऐसा भी नहीं करोगे जिससे फॉरेन एक्सचेंज सीज इन होल्ड और पार्ट रिसीवेबल बाय, जो भी आने वाला पैसा था वो अटक ही गया, ठीक है. डिले भी रहना चाहिए, अटकना भी चाहिए, आना भी चाहिए. बस मैनर ऑफ रिपैट्रिएशन, ये हमने ये 3 पॉइंट्स पहले भी पढ़ रखे हैं. देखो इंडिया में आएगा कैसे, या तो आपने यहाँ पर किसी बंदे से पैसे देकर एक्सचेंज करा लिया, इंडियन करेंसी ले ली, ऑथराइज्ड बैंक में पैसा डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया, या यूज इट टू डिस्चार्ज अ डेट और लायबिलिटी. ये पढ़ा था हमने. यहाँ तक कोई डाउट है? तो ठीक है. पीरियड फॉर सरेंडर और रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज. अब यहाँ उन्होंने बोला कि भाई सारा पैसा इंडिया में तो आना ही चाहिए, पॉइंट नंबर 1. पर आने के लिए टाइम दिया. आना चाहिए तो मैं तो ला रही हूँ आराम से 10 साल बाद, राइट. तो उन्होंने टाइम दे दिया कि आपको इतने टाइम में ये पैसा इंडिया में लाना है. तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट, अ पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया. तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉट बीइंग रेजिडेंट तो किसकी बात कर रहे हैं? एनआरआई की बात कर रहे हैं. बस पक्की बात. आंसर तुम्हारा सही है क्या? कंप्लीट है? ये कर लिया ना. कंपनी भी तो हो सकती है, कंपनी इंडिया की हो सकती है. पक्की बात है. The person not being an individual resident in India shall sell the realized foreign exchange to an authorized person within the period specified below. Other than individual में कोई भी इंडिविजुअल जो नॉन रेजिडेंट है वो आ गया, या कोई भी नॉन इंडिविजुअल आ गया, ठीक है, राइट. आर्टिफिशियल पर्सन और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में क्या फर्क है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में कहीं और नहीं आती. साई बाबा का एग्जांपल दिया मैंने तो, ठीक. तो कोई इंडिविजुअल है और वो रेजिडेंट नहीं है, तो मतलब कोई भी बंदा हो सकता है जो एक इंडिविजुअल है और एनआर है, या तो कोई भी नॉन इंडिविजुअल बंदा हो गया, राइट. तो ये वाले बंदों के लिए ये रूल बनाया कि भाई तुम्हें अगर कोई भी तरीके से यहाँ पर क्या है, शैल सेल द रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज टू एन ऑथराइज्ड पर्सन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम बिलो. क्या क्या, अगर आपको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है ड्यू और अक्रूड एज अ रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड whether in or outside India, or settlement of lawful obligation, or an income of an asset held outside India, or inheritance or settlement, ये सब within 7 दिन. तो तुम्हें पहला बताया कि अगर इन लोगों को कोई भी तरीके की, पॉइंट नंबर 1, रेम्यूनरेशन आ रही है, कोई भी फिक्स्ड कोई इनकम आ रही है, एनी सेट ऑफ इनकम आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ पैसा आ रहा है जो आपको पक्का पता है कि आएगा, या आने ही वाला है. कोई इनकम, कोई रेम्यूनरेशन, कोई इनहेरिटेंस, कोई गिफ्ट, कोई बिल, ठीक है. ये सब पैसा जो आपको आने ही वाला है या आएगा ही आएगा, इनके लिए आपको दिन दिए गए हैं 7,
डेज के अंदर इंडिया में आ जाना चाहिए। आगे समझ। सेकेंड पॉइंट, इन ऑल अदर केसेस 90 डेज। तो मतलब ये नहीं है, अदर है, तो अदर को फिलहाल ऐसे रखते हैं क्योंकि हमारे पास और भी है ना, तो यहाँ पर एक बार 90 रखते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या कहता है, जो नीचे है, पीरियड फॉर सरेंडर इन सर्टेन केसेस, ये दूसरे वाले हो गए। अगर हम ना लेकर इंडिया में फिर अगर हम फिर ना वही पेनल प्रोविजन फलाना टिमना, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज से हो जाते हैं, फिर मनाना पड़ेगा और वो मानते पैसे से। चल ठीक। अब नेक्स्ट हमारा पीरियड फॉर सरेंडर इन सर्टेन केसेस। अब हमने यहाँ पर पहले बोला पीरियड फॉर सरेंडर ऑफ रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज, रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज फॉर देम। अब नीचे इन्होंने इन लोगों की बात की है, एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया who has acquired or purchased foreign exchange for any purpose mentioned in the declaration made by him to an authorized person under subsection 5 और blah blah blah, बहुत नंबर छोड़ देते हैं लोग। आपको समझना क्या है, अभी भी बंदे तो सेम ही चल रहे हैं राइट, पर वजह बदल गई है। वजह मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने पहले आपको कहीं बाहर से आपसे इन दोनों केसेस में आपने पैसा अर्न किया था राइट। इन केसेस में जब हम पढ़ रहे हैं ना, वो आपने इंडिया से ही पैसा लिया, इंडिया से लिया, अब मांग रहे कि वापस दो, सरेंडर करो। फॉर एग्जांपल मैंने पैसा लिया था कि मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे को बाहर जाना है रशिया को, ठीक है, हो गया, मैं बाहर गई, घूम आई, मेरे एक्सपेंसेस इतने हुए नहीं, तो जो बचा हुआ पैसा वो वापस देना पड़ेगा ना। या मैंने डिक्लेयर किया कि मुझे मेरे भाई को बाहर पैसे भेजने, और वो पैसे जितने भी मैं इसको भेज दिए या व्हाटएवर, या कम भेजे, अनयूज्ड है या उस पर्पस के लिए यूज नहीं किए जिस पर्पस के लिए मैंने बोले थे, तब भी आप सरेंडर करोगे, तो वो पैसा वापस भी देना पड़ता है, उसका ये प्रोविजन है। तो थर्ड ये वाला पॉइंट टॉक्स अबाउट डिक्लेरेशन कि कोई भी तरीके का आपने डिक्लेरेशन कर रखी है कि भाई मैंने इस चीज़ के लिए पैसा लेना है, और वो चीज़ के लिए या तो आपने अनयूज्ड किया या तो लेस यूज्ड किया, तो आप वैसे वापस कर दो पैसा, ठीक है। Any person not being individual acquired or purchased for exchange for any purpose mentioned in the declaration made by him to an authorized person under subsection this of the FEMA does not use it for such purpose or for any other purpose for which the purchase or acquisition or for exchange is permissible, ठीक है। तो वो does not use for declared purpose। तभी कितने दिन है, 60 डेज है, ठीक है। तो वहां पर भी 60 डेज है आपके। अब तक समझ में आ रहा है, पक्की बात है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, सेकंड पैराग्राफ, वेयर द फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड और परचेज्ड बाय एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम एन ऑथराइज्ड इज फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन ट्रैवल, देन द अनस्पेंट आ गया, unspent balance of such foreign exchange shall, as otherwise provided in the regulations made under the Act, be surrendered to an authorized person within 90 days। तो यहाँ पर unspent या तो unused amount को give back की बात हुई है, राइट। नहीं क्या वापस दो, हाँ जी, नहीं क्या वापस दो, नहीं किया वापस तो पेनल प्रोविजन है, तुम नहीं रख सकते। 2000 की लिमिट होती है, ये पीछे भी हमने पढ़ा था कि अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रखने की 2000 फॉरेन करेंसी की वैल्यू की इंडियन रुपीस, 2000 यूएसडी, ठीक है, उसके ऊपर आप नहीं रख सकते। ऐसा तो मतलब उसके बदले हमें इंडियन रुपीस तो मिलेंगे ना, जो हम लोग वापस ऐसा तो हमारा ही है ना, तो बंदा रख कर भी क्या ही करेगा, ऐसा ही है। याद है और ये विद इन 90 डेज मतलब इसके बाद क्या होगा, ये था मेरा हाँ, ये वही बात है कि नहीं रख सकते हैं पेनल प्रोविजंस। बस खत्म हो गया ना, रुक जाइए, तो बाकी ना पॉइंट ही आधा है, यहाँ तक समझ में आ गया। 180 दिन वाला है 180 दिन नहीं पहुँचे, क्या होता है 180 दिन में, पीरियड फॉर सरेंडर ऑफ रिसीव्ड रियलाइज्ड अनस्पेंट अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल
क्या है? फ्रीडम बिगिन का क्या है? देखो यार प्लीज धन्यवाद। इम्पोर्टेंट है डॉक्टर? हाँ जी, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। नहीं, चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इस बात से क्या मतलब? ये चैप्टर में से काफी पूछा जाता है। काफी हाँ, कितना? पूछा जाता है यार। 20 नंबर से पढ़ना तो पड़ेगा ही, कितना नहीं पता देख जितना तो। मैंने इस बात में पूछने वाला था कि ये चैप्टर छोड़ सकते हैं मन नहीं कर रहा नहीं यार, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और अच्छा हो रहा है कि एक टॉपिक फाइनली कितने दिन बाद हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ रहे हैं ना। हाँ ठीक जान दो, हाँ ठीक जान दो, हाँ ठीक जान दो कर रहे हैं। अभी पीछे आपको 2 पेज छोड़ रहे हैं। अरे पर वो नहीं था ना काम का, तभी तो। जाने तो कोई आना। अरे कब हाथ तो उधर लगे। चलो रेम्यूनरेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है बाबा, अब मैंने कहा सिखा। वो भी रिकॉर्ड हो रहा है जब तूने मेरे को कहा। यहाँ तक समझ में आ गया? रेम्यूनरेशन, इनकम और इनहेरिटेंस और ये सब। तो यहाँ पर 7 क्या डेज है। सब? यहाँ तक ठीक है। तुम्हारा ये छोड़ो अभी के लिए। सेकंड पॉइंट डिक्लेरेशन वाला, ये डज नॉट यूज एज डिक्लेयर्ड वाला है ना। जहाँ पर आप इनको डिक्लेरेशन करिए और उस तरीके से, उस वजह से आपने यूज नहीं किया है, तो कितने दिन है? 60 डेज से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये वाली जो थी, ये तुम्हारी अर्निंग्स थी, ये इनकम थी। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा था थर्ड पॉइंट, अगर तुम इसको इस तरीके से याद करो, वहाँ पर बहुत खसड़ है। अनस्पेंड है या तो अनयूज्ड है, ठीक है। अगर अनस्पेंड है या अनयूज्ड है तो 90 डेज है। अनस्पेंड या अनयूज्ड अगर मनी वाला है, यानी कि करेंसी है कोई तुम्हारी, तो तुम्हारे को 90 डेज में इसको रिटर्न करना है। अगर ये जो अनस्पेंड या अनयूज्ड है, ये एक ट्रैवलर्स चेक है, ट्रैवलर्स चेक लिखा है, तो फिर 180 डेज है, ठीक है। उसके बाद लास्टली उन्होंने अदर्स दिया हुआ है, राइट। जो इसमें से कहीं नहीं आता वो अदर्स में जाता है। उसके लिए कितने 90 थे, आई थिंक, चेक करो। अब तो 90 है। ये 60 वाला पॉइंट कहाँ लिखा? बोर्ड पे नहीं बोलूँगा। बोर्ड पे कर दूँ हाईलाइट। डिक्लेरेशन की मैंने जैसे बोला है कि जब आप इंडिया में जैसे फॉरेन रिजर्व से पैसा निकलवाते हो या बैंक को बोलते हो मुझे पैसा भेजना है, कि हमने गलत जगह यूज करा, जिसका बोल कर गए थे उसका नहीं यूज करा। डिक्लेयर किया है कि इस पर्पस, जैसे मैं यहाँ से अपने भाई को पैसे भेज रही हूँ पर मैंने उसको नहीं भेजी, मैंने उसके बदले वहाँ पर गाड़ी खरीदी, अलग अलग चीज़। ये एग्जांपल था। तो क्या बोलूँ मैं उनसे? हाँ ये एक ही बात है ना। हाँ वो अलग चीज़ है, वो ना ये ना 60 यहाँ पर है, 60 उधर ऊपर था तुम्हारा, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पर ये बंदे थे जो इसके अलावा वाले थे, राइट। ये वाला और ये वाला, और इन दोनों के लिए ये वाले तुम्हारे 4 पॉइंट्स हैं। जो बंदा इंडिविजुअल और चलो ऐसे लिखते हैं साफ साफ, इंडिविजुअल है और रेसिडेंट है, उनको किसी भी पर्पस के लिए अगर पैसा चाहिए तो 180 डेज है। बात समझाई? ये जो बंदे हैं जो इंडिविजुअल है, नॉन रेसिडेंट है, जो नॉन इंडिविजुअल है उनको ये सारे दिन है, ठीक है। पर जो बंदा इंडिविजुअल है और रेसिडेंट है उसको 180 डेज है। इसको इसी हिसाब से अलग अलग करके याद करना, सो बेटर याद हो जाएगा और ये करना है याद। यहाँ तक आ गया।